सभी मंसासीन को मैं नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मंच पर पधारे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बच्चों, मेरी माता शक्ति और मेरे भाइयों, मेघवाल शिक्षा संस्थान के बैनर तले आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस मेघवाल शिक्षा संस्थान का अगर हम उदय कहें तो ये पिछले वर्ष 2020 में फरवरी में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। यहीं से इसका उद्घाटन हुआ, समझ लो, यहीं से उसका समारोह, यहाँ से इसका शुरुआत हुई थी। यहाँ से जब हम यहाँ से प्रोग्राम करके गए थे, प्रोग्राम करने के जस्ट बाद कोरोना काल आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद आप क्या करें, बच्चे घर पे बैठ गए थे। तो हमारे यहाँ पे जो मंसासीन, जो हम आपस में मन साझा करते हैं, आपस में सलाह की कि सारे घर पे बच्चे बैठ गए हैं। हम वैसे जो राहुल सर है वो ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान के थ्रू तो बच्चों को कोचिंग दे ही रहे हैं, लेकिन जब कोरोना काल हो गया, सारे बच्चे घर बैठ गए, तो हम बच्चे को बैठा कैसे रहने दें हम। तो हमने आपस में बैठ के, हमारे राहुल सर, प्रदीप जी और भी कई साथियों ने मिलकर एक बात करी हमने कि हमने बच्चों को अकेले घर पे नहीं बैठे रहना देना चाहिए। तो हमने अखिल ये मेघवाल शिक्षा संस्थान के बैनर तले हमने निःशुल्क कोचिंग स्टार्ट की और हमने बच्चों को 3-4 महीने निःशुल्क कोचिंग दी, जिससे बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा लिया। और उस कोचिंग से अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें भी बच्चों ने बहुत बड़ा उनको सहयोग मिला। तो मैं आगे भी इसी तरह से अब ऑफलाइन कोचिंग भी की हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग, जो ऑफलाइन भी कोचिंग लेना चाहेंगे, उसको भी कोचिंग देने की कोशिश करेंगे। हमने ये संस्थान 5-6 लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हम अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं और सॉलिड एक 100 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं मेघवाल शिक्षा संस्थान की तरफ से, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे बच्चों को हम मोटिवेशन करेंगे। ऐसे बच्चों को हम लेकर जितना वो आगे पढ़ सकेंगे, जितना पढ़ना चाहेंगे, हम उनका इस मेघवाल शिक्षा संस्थान के बैनर तले उनका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। अब बात आएगी कि बच्चा कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसका आकलन कैसे होगा। तो हम पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर प्रत्येक जिले में एक जिला अध्यक्ष बना रहे हैं और इस जिला अध्यक्ष के साथ साथ 10 बंदों की टोली बना रहे हैं। और 10 बंदों की टोली वो रहेगी जो टीचर होगा या किसी न किसी अपना सरकारी नौकरी में होगा या कहीं के जुड़ा होगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चा आएगा, 1 आए, 2 आए, 4 आए, और वो बच्चों का आकलन कैसे करेंगे कि वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं हमारी सहयोग की। तो उस जिले के अंदर जितने भी हमारे 10 लोग प्रतिनिधि हमने रखे हुए हैं, वो उस बच्चों का आकलन करेंगे कि बच्चों को वास्तव में जरूरत है या नहीं है। नहीं तो कल को क्या होता है कि हम बच्चे को हम ले लेते हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको ले लेते हैं, तो फिर हमारे पे उंगलियां उठती है कि बच्चे को जरूरत नहीं थी, आपने कैसे ले लिया। तो उस बच्चे का आकलन जो हमारे जिले की टीम होगी 10 लोगों की, वो उसका आकलन करेंगे कि हाँ, इस बच्चे को वास्तव में जरूरत है। अब बात आती है बच्चों के मोटिवेशन की। बच्चों, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा आपको स्लोगन और बहुत अच्छी आपको हमारे राहुल सर को हमने बुलाया हुआ यहाँ पे हमारे साथ में, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वैसे थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया हमारा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों, मन के अंदर एक ऐसा लक्ष्य ले लो, ऐसा मन के अंदर लक्ष्य ले लो जो आपको सुबह उठाने में मजबूर कर दे, आपको इतना मजबूर कर दे कि आपको सुबह जल्दी उठकर उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ना सिखाए। और लक्ष्य ऐसा रखो, लक्ष्य एक होना चाहिए, उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं। लक्ष्य एक होना चाहिए, उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं। रास्ते भटक सकते हो, रास्ते को छोड़ देना, दूसरा रास्ता अपना लेना, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। लक्ष्य को बिल्कुल मत छोड़ना, लक्ष्य एक रखना। और इसी के साथ मैं ज्यादा अब नहीं बोलूंगा क्योंकि अब और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें बुलाया, आप यहाँ पे आए और हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मैं सभी मेरे भाई बंधु जहाँ बैठे हो, बाकी बैठे हुए सभी से हाथ जोड़ के विनय आग्रह करता हूँ कि आप मेघवाल शिक्षा संस्थान के साथ जुड़े
और अपने समाज के जो बच्चे हैं, प्रतिभावान जो छात्र हैं, उनको कैसे हम सहयोग करें, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। से हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो इतने दूर से यहाँ हमारे समाज के बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। दोस्तों, पिछली साल प्रोग्राम हुआ था मेघवाल शिक्षा संस्थान के बैनर के तले, हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखा था, बहुत ही अच्छा लगा और मैंने अब मन ही मन में मिस किया कि अब मैं उस प्रोग्राम में क्यों नहीं गया। अगर मैं वो प्रोग्राम जाता तो मेरी ज़िंदगी भर का यादगार रहता। उसका कारण है कि आज जो मैं ये मंच देख रहा हूँ, आप लोगों की भीड़ देख रहा हूँ और ये मेरा सजा हुआ दरबार देख रहा हूँ, इस दरबार के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये दरबार ही मेरी समाज का गौरव इतिहास बदलने वाला है, ये दरबार ही आगे बढ़ाने वाला है। आज हम 70 साल में अपने आप को देखते हैं तो गौरव महसूस करते हैं कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं और भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे जब बुजुर्ग थे, यहाँ पे आए थे, तब कुछ भी नहीं था उनके पास, उन लोगों ने यहाँ पे हमें बढ़ाया, आगे बढ़ाया। उनके पास जब आए थे उनके खाने के भी पैसे नहीं थे, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा। उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और हमें इस लायक पहुँचाया कि आज हम इस स्टेज पे पहुँचे। एक बार उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी जोरदार तालियां। उन्होंने क्या मेहनत की होगी, मजदूरी की होगी और आज हमें इस लेवल पे पहुँचाया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि उनके सपनों को साकार करें और ये मेघवाल शिक्षा सेवा संस्थान हमें वो माध्यम देगा कि हम लोगों को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हमने नींव मजबूत कर दी है, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारी नींव मजबूत कर दी है। अब हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना। नींव के ऊपर हम मजबूत, नींव अगर मजबूत होती है तो मकान भी बहुत अच्छा बनता है। आगे बढ़ने की जरूरत है। IAS, IPS, कलेक्टर, इन सब के लिए आपको बुलाया है और श्रीमान राहुल जी मेघवाल आज जो आपको स्पीच देने वाले हैं वो इतिहास में दर्ज होगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गांधीधाम में हमने सरस्वती सम्मान किया था, प्रतिभा सम्मान किया था, उनमें हमने राहुल जी मेघवाल को बुलाया था और उन्होंने कंटिन्यूस 2 घंटे स्पीच दी थी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ पूरे गांधीधाम वाले टस से मस नहीं हुए थे और 2 घंटे पूरी उनकी स्पीच सुनी थी। इतनी शानदार स्पीच है। आप देखते होंगे काफी लोग स्पीच देते हैं, उसके लाखों करोड़। बस राव जी सर को सुनते जाए और सुनते ही जाए। थैंक यू सर। बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की जिसमें आप पधारे हैं सभी माता बहनें, भाई बंधु, युवा साथी, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं।
मंचासीन अतिथि महोदय में हमारे परम आदरणीय प्रताप जी, नारायण जी, साथ ही प्रदीप जी, तमाम डॉक्टर पूजा मैम, प्रदीप जी जो माउंट आबू से आए, तमाम जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं जितने भी युवा साथी हैं, माता बहनें हैं, अभिभावक गण आए हैं, बड़े बुजुर्ग, कीचड़ में पड़ा होता तो भी वह हीरा कहलाता है। और ऐसे मेघवाल समाज की प्रतिभाओं को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वह साहब को मैं नमन करते हुए आज का जो मोटिवेशन सेमिनार है, मुझे नहीं पता इस मोटिवेशन सेमिनार के बारे में आप क्या समझते हैं। चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करूं, चाहे सम्मेलन की बात करूं, चाहे संगोष्ठी की बात करें, चाहे हम कोई भक्ति संध्या की बात करें, ये हमारा समाज यदि आयोजन कराता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क और वितर्क रहता है। साथियों, आज मुझे मुख्य वक्ता के रूप में उदयपुर की धरा से यहाँ बुलाया। मुझे बुलाने के पीछे मेरा कभी ये स्वार्थ नहीं रहता है कि मुझे साफा पहनाया जाए या उपना उड़ाया जाए या माला पहनाई जाए। मुझे एक बात हमेशा दिल दिमाग में खटती है, जब जब भी मेघवाल समाज के युवाओं की बात आती है और मेघवाल समाज के युवाओं के बारे में बोलने का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा मेघवाल समाज के युवाओं के, चाहे वो मेरी बहनें हैं चाहे वो मैं भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब जब युवाओं का उल्टा करते हैं तो वायु बनती है, और जिस दिशा में वायु चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये हमारे समाज के युवाओं में, हमारे समाज की बहनों में, हमारे समाज के भाइयों में दम है। सिर्फ बात इस बात पर निर्भर करती है कि वो दम कब तक उनके दिल दिमाग से बाहर आए। साथियों, जितने भी सेमिनार मैंने इससे पहले किए हैं, आज मेरा इस गुजरात की धरा पर पहला मेरा मोटिवेशन सेमिनार है। मुझे ये भी नहीं पता है कि आप मोटिवेशन सेमिनार के बारे में क्या समझते हैं, लेकिन मुझे आज भी वही याद है। मैं कुछ उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा। और जितने भी युवा साथी जो आपस में बात कर रहे हैं, आज आप सीरियस नहीं हैं, इट मीन्स आप कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह तभी अच्छा लगता है जब हमारे समाज की 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पास आउट बच्चे सम्मानित हो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आज इस मोटिवेशन सेमिनार से यदि एक बच्चा संकल्प लेता है कि मुझे IPS बनना है, यदि एक बच्चा संकल्प लेता है कि मुझे SDM बनना है, एक हमारी बहन संकल्प लेती है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, तो यह मोटिवेशन उसके आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इतिहास रखेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस सेमिनार को बड़े दिल दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक अकेला व्यक्ति, मुझे पता है कि दुनिया में बड़ा तीर नहीं मार सकता, लेकिन इस दुनिया में बड़े बड़े यदि कारनामे किए हैं, बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, तो वह व्यक्ति विशेष एक था जिसने इतिहास रचा। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हिस्ट्री मेकर होते हैं, एक हिस्ट्री रीडर होते हैं। मुझे नहीं पता बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, मुझे ये भी नहीं पता आप महाराणा प्रताप के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन वाकई में कुछ उदाहरण आपके बीच में रखूंगा। क्योंकि वाकई में किसी इंसान के मन में मोटिवेशन की जब फीलिंग्स आती है, आज मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से आप सभी भाई और बहनों को समझाना चाहूंगा कि जीवन में 73 साल की आजादी के बाद भी आज हमारा समाज, लोग कहते हैं कि तुम वहां के वहां हो। जिस दरी से उठे थे 73 साल पहले, उसी दरी पर बैठकर आज हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहला उदाहरण हमारे, मुझे नहीं पता आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को किसी इंसान ने किसी ट्रेन के डिब्बे से धक्का देके बाहर निकाला। उस इंसान ने उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे सोचा कि ऐसे कितने मेरे भाई बहनों को इस तरह से मेरा अत्याचार होगा। उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, और उस व्यक्ति ने एकमात्र दिमाग से सोचा और भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को बाहर निकाला। वह भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी ने चलाया। मुझे ये भी नहीं पता कि आप भगत सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब जब युवाओं की बात करता हूं और भगत सिंह के बारे में बोलने का मौका मिलता है, तो हर एक युवा अपने आप को भगत सिंह जैसा समझता है। क्योंकि व्यक्ति मात्र एक था जिसने करके दिखाया, और उसने जब करके दिखाया हम देखकर करने वालों में से। मुझे ये भी नहीं पता बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। यदि किसी भाई और बहन ने वाकई में बाबा साहब का पास्ट और बाबा साहब की जीवनी पढ़ी होगी, किसी जमाने में एक इंसान को पानी पीने मात्र से नहीं, पानी छूने मात्र से नहीं, आवाज मात्र से अपवित्र किया करता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा लेकर इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा तंत्र बनाया और संविधान लिखकर भारत में अपने आप को लोकतंत्र बनाया। ऐसे व्यक्ति भी हमारे समाज का एक मात्र था। साथियों, उदाहरण बहुत सारे होते हैं जो हमारे डेली जीवन में हम पढ़ते हैं, समझते भी हैं, हमारे दिल दिमाग में उतारते भी हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। इसीलिए इस मोटिवेशन सेमिनार की जरूरत पड़ी। आज ऐसा क्या कारण है 73 साल की आजादी के बाद में आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस डाणी से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे 10 IPS ऑफिसर नहीं है।
10 आईएएस ऑफिसर नहीं है, 10 ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, 10 सब इंस्पेक्टर नहीं है, यदि अपन एक गांव और एक क्षेत्र की बात करें। क्योंकि हम 73 साल की आजादी के बाद आज भी वो सारे वो बहाने बताते हैं कि ये नहीं होने का कारण सर आपको नहीं पता हमारे घर की स्थिति, सर आपको नहीं पता हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। और मुझे एक बात जरूर पता है, विनर से ऑलवेज सॉल्यूशन, लूजर से ऑलवेज प्रॉब्लम। जीतने वाले के पास हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है और हारने वाले के पास हर चीज का एक बहाना होता है। साथियों, जब मैं मोटिवेशन की बात में आपके बीच में रखी तो मुझे कुछ चीजें हमेशा दिमाग में आती है। ऐसा क्या कारण है कि आज मोटिवेशन सेमिनार, जबकि गुजरात के हर मेघवाल भाई बंधु को, हर युवा साथी को पता है कि मंगल पांडे ऑडिटोरियम में एक सेमिनार होने वाला है, फिर भी लोग नहीं आए। उसका रीजन है, मैं बताना चाहूंगा, यदि सब आ जाते और सब सीख जाते तो सब हर घर में आईपीएस हो जाते, हर घर में एसडीएम हो जाते, हर घर में आईएएस हो जाते। मुझे ये बात भी पता है कि जितने लोग आगे बढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग उसको पीछे खींचने के लिए टांग खींचे करते हैं। मैंने इसी कार्यक्रम के माध्यम से इससे पहले बोला कि आज हमारी बहन बेटी हमारे पेरेंट्स पर उंगली उठाती है, हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों पर उंगली उठाते हैं, हमारा समाज के युवा हमारे बड़े बुजुर्गों पर उंगली उठाते हैं, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हमारे युवाओं पर उंगली उठाते हैं। ये कहते हैं कि हमारी टांग खींचे कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे युवा साथी हमारे टांग खींचे कहते हैं, हमारे समाज की बहन बेटियां ये कहती है कि हमारा समाज हमारे साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। ये जिंदगी में ये टांग खींचे छोड़िए, आप जिंदगी में एक दूसरे के हाथ खींचे करने लग जाए। जिस दिन समाज का युवा एक बहन का हाथ खींचने लग गया, एक बहन पेरेंट्स का हाथ खींच के ऊपर उठाने लग गई, तो ये जिंदगी में ये ध्यान रखना, अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह या मोटिवेशन सेमिनार, इन्हीं में से कोई बहन आएगी। कि पिछली बार मैंने एक मोटिवेशन सेमिनार सुना था, मैं उस सेमिनार से मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज की, इससे पहले मैंने कुछ किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद मुझे कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, मुझे कुछ कर गुजर दिखाना है। और उसी संकल्प से वो एक आईएएस बनकर, एक आईपीएस बनकर, एक एसडीएम बनकर अगले सेमिनार में, अगले मोटिवेशन सेमिनार में, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगी। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये वो आज का वह दिन है जो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज ही डिसाइड उसने किया था। क्योंकि मुझे नहीं पता एक पौधा बनने के बाद हो सकता है आपका वट वृक्ष हो, लेकिन जब वो पौधा एक बीज के रूप में अंकुरित होता है, हो सकता है उसके ऊपर एक दिन है कि एक व्यक्ति एक दिन ठान ले मुझे करके दिखाना है, और जिंदगी में वो मेहनत करे तो आने वाले टाइम में वो इतिहास भी बनाता है और उस इतिहास को दिखा दिखा कर समाज को गौरवान्वित कराता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप मेरे युवा साथी जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यदि वो चाहते हैं और युवा साथी चाहते हैं मुझे भी आगे बढ़कर आईपीएस बनना है, मुझे भी आगे बढ़ के आईएएस बनना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट अधिकारी इसमें भेजते हैं, इसलिए पूरे भारत में कहीं के पहलवान फेमस हैं तो हरियाणा के होते हैं। साथियों, उसी तरीके से हमारे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं राजस्थान के प्रवासी हैं, मैं राजस्थान की धरा की तरफ से बोलना चाहूंगा। उसी तरह से हम देखते हैं, यदि हमारा बिहार का बच्चा, और जैसे ही हमारे जितने भी युवा साथी बैठे हैं, जैसे ही बिहार हमारे दिमाग में आता है, एक गरीबी सा राज्य, एक भुखमरी सा राज्य, एक ऐसा राज्य जहां पर लोग वहां से बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ नहीं। वहां का बच्चा माँ के चरण को स्पर्श करके घर से निकलता है 12वीं पास होने के बाद, और यह संकल्प लेता है कि मां इस दरवाजे में वापस में आया तो एक आईएएस बन के आऊंगा, नहीं तो मैं ठेला गाड़ी चला लूंगा, मैं वहां पर बाहर मार्केटिंग की नौकरी कर लूंगा, लेकिन वापस घर पे नहीं आऊंगा। यह संकल्प एक युवा साथी में होता है। इसलिए पूरे भारत में उठा के देखेगा इतिहास को, यदि सबसे ज्यादा आईएएस और ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं तो बिहार के। जब भी आप यूट्यूब सर्च करते होंगे और ये कहते होंगे कि संघर्ष की कहानी अपने जुबानी, और इस तरीके यदि आपने उदाहरण कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो वो सबसे ज्यादा जो उदाहरण होते हैं वो बिहार के। चाहे वो पंचर बनाने वाले का बेटे का आईएएस का क्यों नहीं बनना हो, चाहे एक पंचर बनाने वाले का बेटा एक जज का बनना हो, चाहे ऐसे बहुत सारे उदाहरण, क्योंकि उन लोगों ने परिस्थितियां खूब देख ली, विपरीत अभाव खूब देख लिए, लेकिन कभी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। और जिस व्यक्ति ने समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, उस इंसान ने जिंदगी में हमेशा अपना इतिहास बनाया है। साथियों, मुद्दे की बात आती है, ऐसा क्या कारण है कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमसे बड़े लोग राजस्थान छोड़कर गुजरात आए। मैं युवा साथियों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे राजस्थान के मारवाड़, चाहे मेवाड़, गोरावड़,
जहाँ अलग अलग क्षेत्रों से छोड़कर यहाँ आए। मुझे जहाँ तक पता है वह सिर्फ इसलिए आए कि हो सकता है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन मारवाड़ के किसी स्कूल में हो या नहीं हो सकता है कि मैं जिस क्षेत्र में से मैं बिलोंग करता हूं, मैंने गरीबी देखी, मेरे पिताजी ने गरीबी देखी है, वो गरीबी मेरा बच्चा नहीं देखे। हो सकता है कि उसने ये संकल्प लिया होगा कि मैं मारवाड़ में जिस जगह से बिलोंग करता हूं वहां कोई आय का साधन नहीं हो सकता है कि उसके दिमाग में उस टाइम पे ये विचार रहे होंगे कि मेरे आसपास वाले मुझे बच्चों को लेकर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात को लेकर कि मेरे बच्चे की शिक्षा अच्छी जगह हो, सिर्फ इस बात को लेके कि मेरी बेटी भी एक अच्छा उदाहरण पेश करे आने वाले समय में, आने वाले समाज में। सिर्फ इस बात को लेकर कि मेरा बच्चा मैं कुछ कर पाया नहीं पाया, लेकिन मेरा बच्चा एक महान स्थिति में जाए, चाहे वो मेरा बच्चा बिजनेस टाइकून बने, चाहे बिजनेस के अंदर आगे योद्धा प्राप्त करे। साथियों, बड़े दुख की बात कहनी पड़ रही है कि जब हमारे गांव से एक बेटी निकलती है, एक बेटा निकलता है, बड़े अरमानों के साथ उस बच्ची को पढ़ाते हैं, और जब बच्चे को स्कूल करवाते हैं, कॉलेज करवाते हैं, जब बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद मास्टर डिग्रीज लेता है, पीएचडी करता है। और हमारे गांव में एक रिवाज है जो हमारे साथ राजस्थान चाहे गुजरात की बात करूं, एक बच्ची को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद कॉलेज भेजा, यदि वो बिगड़ कर घर पर आती है, चाहे वो बच्चा हो बच्ची, उसकी वजह से 100 लड़कियां और लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं ये दिखा के कि फलाना जी की बच्ची के साथ ये हुआ। और उसी गांव की एक बच्ची, चाहे वो गरीब स्थिति से हो, चाहे उसके घर पे कहलू हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति रही हो, और वो मेहनत करे, 1 साल मेहनत करे, 2 साल मेहनत करे, 3 साल मेहनत करे, और मेहनत करने के बाद वो ये बच्ची आईएएस बन के गांव में जाती है, तो हमारे समाज के ही नहीं अपितु उस गांव के हर समाज का इंसान उसको चौराहे पर स्वागत करेगा और कहेगा बेटी हो तो ऐसी और बेटा हो तो ऐसा, क्योंकि उस लड़की ने ये अभाव नहीं देखे कि मेरे घर में क्या समस्या है, उस लड़के ने ये समस्या नहीं देखी कि मुझे आने वाले टाइम में क्या सोचना है, क्या नहीं करना, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मेरे पिताजी ने मेरे को जिस तरीके से, मेरे माँ ने जिस तरीके से मुझे बड़े गौरव के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मजदूरी के साथ पढ़ाया है, कम से कम उसके लायक नहीं बनूं, कम से कम नालायक नहीं बनूं। ये व्यक्तित्व का सोचकर यदि हमारी कोई बहन, कोई भाई यदि यहाँ बेटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो बंदा बहुत आगे बढ़ पाएगा। साथियों, मैं गुजरात के कुछ युवाओं की, कुछ बहनों की, जितना मैंने यहाँ का ऑब्जर्वेशन किया है, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। और जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्लीज अपना स्थान ले लें, क्योंकि आज हमें समझना यह जरूरी है कि 73 साल की आजादी के बाद हमारे इस पांडाल में 73 आईएएस नहीं है। हमें समझना यह जरूरी है कि 73 साल की आजादी के बाद 73 सब इंस्पेक्टर, 73 एसडीएम नहीं है। यह समझना इसलिए जरूरी है कि यदि आज आप नहीं समझे तो आनंद संध्या में आए हो। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना टारगेट मोटिवेशन में दिखता है वही इंसान अपना इतिहास बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये तालियां बजाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारा बच्चा ओवरेज हो गया है, फिर भी वो आईएएस नहीं बन पाया। हमारी बेटी 10 साल से प्रिपरेशन कर रही है आईएएस आईपीएस की, वो एक सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाई। हमारा बच्चा गांव से छोड़कर, गांव वालों को हमने ढिंडोरा बेटा, मेरा बेटा बेटी मैं आज गुजरात ले जा रहा हूं, उसको कुछ बना के भेजूंगा, और वो यहाँ ठेला गाड़ी चला रहा है, तो बड़ी शर्म की बात होती है। यदि ये शर्म रखना है तो शायद आप बात कर सकते हो। यदि वाकई में आपको सुनना है मन से कि मुझे राहुल सर, क्योंकि मैं, मेरी बात से नहीं, मेरे विचारों से नहीं, मैं सिर्फ एक क्रांति का विषय बनना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं हमसे ये नहीं हो पाएगा, उन्हीं को मैं बताना चाहता हूं आप ये कर सकते हो और करके दिखाओगे। साथियों, जब मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते का मर जाना एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, इसकी थोड़ी आवाज थोड़ी तेज कर दो ना, मुझे तेज बोलना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री की गाड़ी से किसी के कुत्ते का मर जाना एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, युवा साथी को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारा पेरेंट्स राजस्थान छोड़कर गुजरात आया है, इसलिए नहीं आया है कि आपको बिजनेस सिखाए, इसलिए नहीं आया है कि आपको रोड पर ठेला गाड़ी चलाना सिखाए, इसलिए नहीं आया है कि आपको ऑटो चलाना सिखाए, वो इसलिए आया है कि हमने जो हमारे जमाने में काम किए, हमने हमारे जो विपरीत परिस्थितियां देखे, वो कम से कम हमारा बच्चा नहीं देखे। यदि बाप ऑटो चला रहा है और बेटा भी ऑटो चला रहा है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया? यदि बाप, उसके पिताजी कोई छोटी नौकरी कर रहे हैं, बेटा भी छोटी नौकरी कर रहा है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया? फिर तो राजस्थान में भी अच्छा था कि हम बड़े घरों के साथ हमारे आसपास के कार्यक्रम कर सकते थे। क्योंकि आप सभी का प्यार देखा, पिछली बार भी आया, 3 दिन से रेगुलर मेरी बोतल चढ़ रही, फिर भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं।
हम कहानी पर आते हैं, जब किसी की टक्कर से कुत्ते की मौत हो जाती है, आप उस मार्मिक कथा को सुनिएगा जिसके कारण आज का युवा कर रहा है। जब कुत्ता मरा, एक ब्रेकिंग न्यूज बनी, रिपोर्टर गए, बोला ड्राइवर साहब को, आपको पता आपकी गाड़ी से कुत्ता मर गया? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, गाड़ी क्या कुत्ते से मर गया, गाड़ी के टक्कर से कुत्ता मर गया। जब उसको बात समझ में नहीं आई तो मुख्यमंत्री महोदय के पास रिपोर्टर पहुंचा और कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपको पता है आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया। युवा साथी को समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री महोदय ने आंसर दिया, पत्रकार महोदय आप गलत बोल रहे हैं, कुत्ता गाड़ी की टक्कर से नहीं मरा, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था, इधर जाओ इस कंफ्यूजन में मरा। हमारे कितने युवा साथी इतनी बड़ी पढ़ाई करते हैं, 12वीं पास करने के बाद यहाँ का प्रोसेस होता है एसटीसी करना या बीएड करना। जब बीएड में नहीं होता तो उसके लिए वो पागल है कि बीएड अच्छा नहीं है, उसके बाद वो फिर पटवारी बनता है, पटवारी नहीं बन पाया तो वो हो सकता है कि आगे कांस्टेबल का एग्जाम दे, कांस्टेबल नहीं बन पाया आरएस का एग्जाम दे, आरएस नहीं बन पाया जीएस का एग्जाम दे, यूपीएससी का। ऐसे कर करके एक एग्जाम को छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरा पकड़ता है, और ऐसे कर करके 10 साल 12 साल निकालता है और लास्ट में वो ओवरऑल हो जाता है। मुझे ऐसा पता है कि जिस व्यक्ति ने एक ही संकल्प लिया होता कि मुझे जीएएस का एग्जाम सेलेक्ट करना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं वह इतनी मेहनत करता, शायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में वो अटेम्प्ट करता और उसका सिलेक्शन पक्का होता है। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, हमारे, आपकी इजाजत हो आधे घंटे बाद बोलूं पे, नहीं आपका रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं जिसमें मुझे खुद को एनर्जी नहीं लग रही है। मैंने प्रताप जी को ही बोला था कि हालत सही नहीं है, लेकिन बोलूंगा जरूर। मैं जो आपके बीच में बात रखना चाह रहा था वो ये है कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। आप सभी इस बात को अदरवाइज ना ले, समस्या सबके साथ है, समस्या सबके साथ हो भी सकती है, लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह, हमारे जो बहन बेटियां बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, सर मुझे ये बनना है वो बनना है। नहीं बनने का क्या रीजन है उसका मैं बताना चाहूंगा। हमारे घर में ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर घर में पैसा नहीं है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के ऐसे बहुत सारे गांव जिनके घर में पैसा नहीं है, आगे नहीं पढ़ पा रहे, उन्होंने उस समस्या को समस्या नहीं एक बहाना बना दिया है। दूसरी बात कहूंगा, मैं किसी को पूछता हूँ काउंसलिंग में, बेटा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहता सर सब कुछ बढ़िया है, पढ़ना भी चाहता हूँ, सिलेक्शन भी लेना चाहता हूँ, नौकरी भी लगनी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घर में लड़ाई झगड़े खूब होते हैं। सुबह उठे देखो तो पापा मम्मी लड़ा रहे हैं, शाम को देखो तो भाई बहन लड़ा रहे हैं। ऐसा माहौल है खींचतान का कि उसको मैं माहौल को उस माहौल में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे आज के युग के 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पैसों का बहाना बनाकर पढ़े छोड़ी। ये रियलिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताना चाहूंगा, ऐसे इसी हॉल में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर की लड़ाई झगड़े के कारण पढ़े छोड़ी है। इसी हॉल में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने घर पे बीमारी के कारण पढ़े छोड़ी है। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर की बात करें, चाहे वो टीना डाबी की बात करें, चाहे ऐसे कनिष्ठ कटेरे की बात करें जिनके घर में पैसों की दिक्कत नहीं थी। आज सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले यदि किसी चीज की दिक्कत होती है तो पैसों की होती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में जो आती है वो आती है मेडिकल प्रॉब्लम। घर में उठने के बाद रात को सोने से पहले कोई न कोई बीमार होगा, यदि आपने इसका बहाना बनाया तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है लड़े झगड़े। और मैं आपको बता सकता हूँ 73 साल की आजादी के बाद हमने कुछ। हाँ राहुल जी सर, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान का बहुत प्यारा शहर, एक शहर के लिए जोरदार ताली बजा करके आशीष दें। 5 थोड़ा गले की वजह से, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन बिटवीन वेरी शॉर्ट पीरियड राहुल जी मतलब लगातार 5-6 घंटे बिना रुके अविरल अप्रवाहित गति से बोल सकते हैं। ऐसा हीरा है राजस्थान का असली हीरा। मैं सर से विनती कर रहा हूं, थोड़े 5 मिनट के लिए आपको वापिस हम बुलाएंगे। इससे पहले आप देखते हैं खुशी बिटिया आई हुई है, खुशी हजारीमल जी सूरत की धरती से, जिनको हम सुनेंगे। उसके बाद में फिर राहुल जी को उसके दिल से स्वागत करती हूँ और मैं हमारे जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया
और मुझे यहाँ पे बोलने के लिए एक छोटा सा मौका दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगी कि जो एक बेटी है, एक बेटी को जो हमारे समाज में क्या है कि ज़्यादातर महत्व अभी देने लगे धीमे धीमे। हमारे कुछ ऐसे कुछ परिस्थिति, जिस तरह हमारे राहुल सर ने बताया अभी कि कुछ परिस्थिति के कारण वो ऐसा कुछ बोल देते कि हाँ मुझसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, इस तरह बोल के। जिस तरह हमें एक देखे उदाहरण एग्जाम्पल दे तो हमारे जो अभी हमारे समाज की जो बेटी है सरोजनी कुमारी मेघवाल, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना, काफ़ी देखा, उनसे मुझे बहुत प्रेरित मिली कि हाँ उनकी तरह कुछ कर दिखाने का जुनून चाहिए। और वो भी मैं हर एक बेटी के अंदर देखना चाहती हूँ, और आई थिंक मुझ में खुद में भी देखना चाहती हूँ मैं। और जिस तरह उन्होंने काम किया उस तरह हर बेटी को करने की प्रेरित करना चाहती हूँ। और जिस तरह सरोजनी कुमारी मेघवाल जी ने अपना काम किया, उन्होंने अपने वडोदरा में एक अभियान चलाया बैड टच और गुड टच को। उसमें अपने दिखाया कि हाँ जिस तरह अभी अपने समाज में हो रहे बैड टच एंड गुड टच को, घर भर को जन्नत बनाती हैं बेटियां, घर भर को जन्नत बनाती हैं बेटियां, और अपने तवज्जुह से इसे सजाती हैं बेटियां, उमड़ती हैं अश्क बनकर मां के दर्द में, रोते हुए बाबुल को हंसाती हैं बेटियां। सहती है जमाने के जुल्मों को भी, सहती है जमाने के जुल्मों को भी, अकेले में आंसू बहाती है बेटियां, जब आता है इनका वक्त जुदाई का, सबको जार जार रुलाती है बेटियां। ये बेटियां हैं। अब देखिए, दक्ष कोरी है, मेरा नाम दक्ष कोरी है। मैं माउंट आबू राजस्थान की इकलौती पर्यटन नगरी से हूँ और मैं प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाता हूँ। और प्लास्टिक मुक्त अभियान से मिलती जुलती मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जंगल में हम जा रहे हैं, गंदगी हम फैला रहे हैं, अपने शौक मौज के लिए बियर की थोड़े पास में रखना माइक, बियर की बोतलें फोड़ रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में कांच हम बिखेर रहे हैं और जंगली जानवरों का जीवन संकट में हम डाल रहे हैं। हमारे फेंके प्लास्टिक को वही जानवर खा रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कांच लग जाता है तो परिवार अस्पताल ले जाता है, अगर हमारे पाँव में कांच लग जाता है तो परिवार अस्पताल ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, इन बेजुबान जानवरों को अस्पताल कौन ले जाए? बेचारे यूं ही सड़ सड़ कर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, बेचारे यूं ही सड़ सड़ कर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सोचिए कितनी बद्दुआ निकलती होगी उनके मुंह से, जो आज हम कैसी कैसी बीमारियों से सजा पा रहे हैं। जिम्मेदार उनकी मौत के हम हैं, जिम्मेदार उन जानवरों की मौत के हम हैं जो आज भी जंगल में पार्टी करने के नाम से जाकर बियर व प्लास्टिक की गंदगी कर आते हैं। जिम्मेदार उनकी मौत के हम हैं। तो आइए आज हम सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पर्यावरण के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप झेलना पड़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए ये थे दक्ष बाबू। हाँ। अब देखिए एक और युवान। मैं यादव सोनल उपस्थित सभी अतिथि श्री का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। शिक्षा, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। राष्ट्र के जो निर्माण है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने लिए करो, माता पिता बोलते हैं आपको पढ़ाई करो, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपको उनके बुढ़ापे के लिए बोलते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि माता पिता चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों और कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है वह परिस्थितियों का और कठिनाइयों का सामना उनके बच्चों को ना करना पड़े। और मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि श्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि केवल एक पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है तो एक पुरुष शिक्षित होता है, परंतु एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो वह पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी
वालीश्री उपस्थित है वह अपनी बेटियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और उनको अपनी मंजिल के काबिल बनाए कि वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। आज मुझे मेरे पिता ने इतनी काबिल बनाया है कि मैं अपने आप के पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं और इतना आगे बढ़ाएं कि वह अपने आप के पैरों पे खड़े हो सके, वह अपने किसी भी के आगे न झुके। और मैं सबसे पहले अतिथि श्री से फिर से वो खुद का ही देखता है। मुझे शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर अपने समाज में जो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह यही है कि अगर अपने गांव में एक टीचर बनना है तो उसके साथ उस टीचर का लक्ष्य होना चाहिए कि अपने पड़ोस में 2 टीचर और बनाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। एक टीचर बनने के बाद उसको आई एम समथिंग, आई एम टीचर अपने बस्ती में सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से आज हमारा समाज पीछे है। इसकी वजह से हमारा यादव मेघवाल समाज स्टूडेंट को हमेशा परेशानी हो रही है। मैं अपने भी बात बताता हूँ। मैं एमए फाइनल स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मैं नॉन कॉलेज से बीए, नॉन कॉलेज से एमए फाइनल और नॉन कॉलेज से एलएलबी करने चाहता हूँ। मैं मेरे फादर को मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरे को पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने अपने बल पे आज इस मंच के माध्यम से सबको सूचित कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ छोटी सी उम्र में देखा है। मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट नहीं मिला है, कारण कि अपने यादव जो मेघवाल समाज में जो खिचखिचा होता है ना, उनकी वजह से एंड मैंने आर्थिक स्थिति के कारण नॉन कॉलेज बीए एमए फाइनल ईयर। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अपने समाज में एक ही मकसद है, कोची वैसल मेघवाल शिक्षा संस्थान से मैंने एक शपथ ली है कि मैं अभी नहीं तो 2 या 3 साल के बाद में राहुल सर जी को बोलता हूँ कि मैं कुछ बन के बताऊंगा। ये सर मेरा वादा है, आपको मैं लिख के देता हूँ। अभी मैं चेस नेशनल प्लेयर भी हूँ, प्लस मैं सांगली में खेल चुका हूँ चेस नेशनल प्लेयर जी। अभी अब युवा को मैं बोलना चाहूँगा या मेरे साथी या मित्रों को मैं बोलना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ भी और मान सम्मान वो भी सीखना चाहिए। अभी अमुक युवाओं को मैंने देखा है, मेरे भाई बहनों को भी देखा, मेरे साथियों को पढ़ाई के साथ भी सम्मान करने कोई नहीं सीखता। उदाहरण के तौर से हमारे सर ने बोला था, एक दुष्यंत सर है, मेरे फेवरेट सर थे, उनने मेरे को बोला था सालों के कारण बेटियों को पढ़ाते भी नहीं है लोग, पर मैं सबको कहना चाहती हूँ प्लीज अपने बेटियों को पढ़ाइए। बेटियां भी आपका नाम रोशन कर सकती है। और जो लोग कॉलेज जाकर, जो लोग लड़के लड़कियां कॉलेज जाकर अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ते हैं, जो लोग कॉलेज जाकर अपने माँ बाप का नाम खराब करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सब के कारण आपके कारण हमारा भी भविष्य बिगड़ता है। आप लोगों के कारण हमको भी लोग, हमारे माता पिता पढ़ाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे। अपने समाज वाले बोलते हैं कि आप इतने बेटियों को मत पढ़ाइए क्योंकि वे बेटी आपका नाम बिगाड़ सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बेटियां नाम बिगाड़ती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। धन्यवाद। वाह यार, देखो इस बेटी ने कितना प्यारा बोला है। बस यही हमारा उजाला, असली उजाला। तो सभी को मेरा अभिनंदन है। आप सब ने मेरे बात सुन रहे हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 5 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुने। अभी राहुल जी ने एक बात कही है कि ज़्यादातर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का नाम लिया जाता है, तब बिहार का नाम लिया जाता है। तो ये क्यों नहीं कर सकते कि राजस्थान का नाम लिया जाए? ये भी तो हो सकता है ना कि राजस्थान में इतने लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग आईएएस क्यों नहीं बन सकते? क्यों बिहार में ही आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं? राजस्थान में क्या है, लड़के लड़कियां नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते? ये करके दिखाना है। जब राहुल जी ने बोला है कि बिहार में ही नाम लिया जाता है, यूट्यूब पे अभी राहुल जी ने बताया कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारी बने कैसे, तो सबसे पहले उसमें सर्च लिस्ट में नाम आता है बिहार में एक युवान चाय वाले का लड़का, पंचर बनाने वाले का लड़का, एक आईपीएस बना, अधिकारी बना, उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया।
तो मुझे ये करके दिखाना है कि राजस्थान जिले के सिरोही जिले के जावल गांव में रहा लड़का एक पुलिस ऑफिसर बना। मेरा ये सपना है कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं और मैं ये बन के दिखाऊंगा। आजकल के लोगों की ये एक छोटी सी सोच है कि एक छोटी सी गांव में रहने वाला एक जंगल, राजस्थान को क्या बोला जाता है सर, जंगल वाला देश बोला जाता है कि जहाँ पे हरियाली है, जंगल है, ये सब क्या कर लेंगे। ये लोग जंगल प्रदेश में रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है आदिवासी है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों की एक नेगेटिव सोच है जिसको हमें बदल के बताना है कि एक जंगल प्रदेश में से आने वाला लड़का भी पुलिस ऑफिसर या बड़ा उच्च अधिकारी बन सकता है। लोगों की एक छोटी सोच हो गई है कि ये लोग क्या करके दिखाएंगे। मैं 10वीं कक्षा में, मैं 2017 में मैंने दिया था। मेरी कक्षा 10वीं में 3 बार फेल हुआ हूँ, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। फिर से मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर देखो तुम पढ़ोगे नहीं मिलने वाली, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम खुद सरकारी बन पाओगे। तो उन्होंने मोटिवेट किया। मैंने 11वीं पढ़ी, 11वीं मैंने 70% से पास किया। फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तो अभी मैंने 10वीं 3 बार में पास की थी। अब मैंने ये 12th की एग्जाम 1 साल पहले पास की है, वो मैंने एक ही अटेम्प्ट में की है। एक 10वीं 3 बार फेल हुआ लड़का 12वीं 1 बार में पास कर चुका है। सबने मुझे बोला कि तुझसे नहीं होगा, तू पास ही नहीं हो सकता, तू पढ़ने के काबिल ही नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने ताने भी मारे कि तू पढ़ नहीं सकता, तेरा काम ही नहीं है, तू क्या पढ़ेगा। फिर मैंने उनको ये करके दिखाया। मैंने अभी 12वीं में 60% लाया हूँ, पर तो भी मैं पहली बार में लाया, यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। अब मेरा एक ही बेस्ट मोटिवेट है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने राजस्थान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बेटा इस तरह काम करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाले हो। चलिए, बहुत बहुत आभार। अब मैं दिलीप कुमार सिरोही से हमारे बीच में हैं, इससे बुलाऊं, कोई अपनी जगह से हिले नहीं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे हुए सभी अतिथि और सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। आज ये मोटिवेशन सेमिनार खास करके अपने